गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक। और सूरदास जी का जीवन परिचय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज तुलसीदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट करेंगे। ठीक। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो आपको जीवन परिचय लिखवाया जा रहा है ये कंप्लीटली पूरा कंप्लीट किया जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं है। आपसे एग्जाम में अगर पूछे जीवन परिचय के साथ भाषा शैली तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक। अगर जीवन परिचय के साथ काव्यगत विशेषताएं पूछता है तब वहाँ पर आप लिख सकते हैं। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब काव्यगत विशेषताएं पूछेगा तो वहाँ पर आप भाषा शैली, रस, छंद, अलंकार और भाव पक्ष की दोनों की बातें यहाँ पर करेंगे। केवल और केवल जब काव्यगत विशेषताएं पूछेगा तब वहाँ पर ऐसी चीजें करेंगे। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ठीक। किसका पढ़ेंगे? तुलसीदास जी का जीवन परिचय। क्या है? तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ठीक। तुलसीदास जी का जीवन परिचय आज हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको सूरदास जी में बताया था, क्वेश्चन वैसे यहाँ पर भी बनेंगे। क्वेश्चन वैसे यहाँ पर भी बनेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको जानने की ज़रूरत है। पहला तो हो सकता है कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो जब रचनाओं का उल्लेख करने की बात आएगी तो जो इनकी 13-14 रचनाएं हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी लिखना पड़ेगा जीवन परिचय के साथ। जीवन परिचय के साथ इनका क्या करना पड़ेगा? रचनाएं भी लिखना पड़ेगा। और अगर पूछ ले कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए तो वहां पर आप क्या करेंगे? या तो रामचरितमानस या विनय पत्रिका। ठीक। केवल और केवल दो रचनाओं में से कोई एक लिखेंगे। वैसे आप लिखने को बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा भी है, वैराग्य संदीपनी, ठीक, रामलला नायचू, रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है ना, बरवै रामायण। तो ये सभी रचनाएं क्या हैं? तुलसीदास जी की हैं। तो आप वहां लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि जिस रचना से कवि फेमस होता है, जिस रचना से वो जाना जाता है, उसी को टारगेट करना क्या होता है? जरूरी होता है। बात समझ में आई? तो आज फिर उसके बाद यदि रचनाओं के साथ जीवन परिचय के साथ भाषा शैली की बात कर ले तो केवल और केवल भाषा शैली ही आप वहां पर बताएंगे। केवल और केवल भाषा शैली की बात करेंगे। और यदि जीवन परिचय के साथ क्या हो जाए कि केवल भाव पक्ष ही पूछ ले तो वहां पर आप भाव पक्ष की चर्चा करेंगे। ठीक। तो कहने का मतलब जीवन परिचय के साथ जो चीजें लगा के दे रहा है उस पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि 1 जुलाई से क्या होगा? 1 जुलाई से आपका हिंदी का टेस्ट शुरू हो जाएगा। यूपी बोर्ड का जैसे पेपर होता है सेम आपका प्रैक्टिस बैच भी यहीं से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक। तो 3 घंटे का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा और सभी बच्चे क्या करेंगे? पेपर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर विद्यालय में आकर अपनी अपनी कॉपी जमा करेंगे। ठीक। क्योंकि यहाँ पर आकर टेस्ट अगर विद्यालय खुल जाएगा तो अलग की बात है। ठीक। अगर विद्यालय खुल जाएगा वो अलग की बात है, और नहीं तो यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर दे दिया जाएगा और आप ईमानदारी से घर पर सॉल्व करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में कैसे आपको लिखना है वो मैं खुद अपने हैंड राइटिंग में
एक कॉपी आपको लिखकर, वीडियो के माध्यम से आपको एक कॉपी लिखकर वहाँ पर क्या कैसे तरीका है पूरा सब कुछ बता दिया जाएगा। और उसी तरीके से अगर आप लोग लिखेंगे तभी आप 95, 96 % तक नंबर पा सकते हैं। अन्यथा आपको सब कुछ आता हुआ, होता क्या है, बच्चे को सब कुछ आता रहता है, उसको लिखने का तरीका नहीं पता होता, तो क्या होता है, उसका पूरा का पूरा नंबर, पूरा का पूरा नहीं तो कम से कम 10-15 नंबर तो वहाँ पर क्या होता है, चला जाता है। और वो बच्चा कहाँ आ जाता है, 80-85% पर आ जाता है, जो एवरेज बच्चों में हो जाते हैं। ठीक, तो अगर हमें टॉप करना है तो हमें टॉपर की तरह पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय में क्या है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ और उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय तो लिखा ही है। ठीक, तो वहाँ से आप भी क्या करेंगे, हाँ, अगर थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है, यदि थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है या कम दिखता हो तो आप अपने YouTube से रेजुलेशन अपना बढ़ाकर, वहाँ पर पिक्सल बढ़ाकर आप उसको देख सकते हैं, वीडियो बिल्कुल क्लियर आपको मिल जाएगा। ठीक, हाँ, अगर वैसे नहीं दिख रहा है तो वीडियो को क्या करेंगे, आप अच्छे पिक्सल में क्या करेंगे, डाउनलोड करके तब देख सकते हैं। ठीक, तो दोनों तरीके हैं आपके पास। तो देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, या ऐसे भी कर सकते हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के, बांदा जिला मतलब आज का क्या है, चित्रकूट, जो आज का चित्रकूट है उसी को उस समय बांदा बोला जाता था। ठीक है ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में, राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी को हुआ था। ठीक, और गोस्वामी जी के जन्म के संबंध में क्या है, गोस्वामी जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद है, विद्वानों में क्या है, मतभेद है। गोस्वामी जी के जन्म स्थान, ठीक करेंगे, गोस्वामी जी के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। ठीक, क्या है, 3 मत प्रचलित है। 3 मत प्रचलित होने का कहने का ये मतलब है हमारा कि कुछ विद्वान अलग स्थान पर मानते हैं, कुछ विद्वान अलग स्थान पर मानते हैं और कुछ विद्वान अलग स्थान पर मानते हैं क्या, तुलसीदास जी का जन्म स्थान। ठीक, तो वही कहा गया है कि गोस्वामी जी के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। पहला क्या है, बांदा जिले का राजापुर नामक गांव, बांदा जिले का राजापुर नामक गांव, और एटा जिले का सोरो नामक गांव, एटा जिले का सोरो नामक गांव। एटा क्या है, आधुनिक कासगंज, जो आज कासगंज बोला जाता है वो पहले एटा था। ठीक, तो एटा जिले का सोरो नामक गांव, और तीसरा नंबर गोंडा जिले का सूकर क्षेत्र। ठीक, गोंडा जिले का सूकर क्षेत्र, ये 3 मत प्रचलित हैं। ठीक, लेकिन क्या है, लेकिन इनका जो जन्म स्थान है वो अधिकतर विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में ही हुआ था। मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन आपको जो पेज मिलेगा, ठीक, यहाँ पर आपको जो वीडियो, ये आपको जो जीवन परिचय लिखा हुआ है, आप इसी से क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो मैं थोड़ा आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया। तो वहाँ फिर आगे लिखेंगे कि अतः अधिकतर विद्वान बांदा जिले के राजापुर गांव को मानने के पक्ष में हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लाइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, लाइन चेंज कर देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, तुलसीदास जी के पिता का नाम, तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे। ठीक, पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था, माता का नाम हुलसी था। ठीक, कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ, कहा जाता है कि जब
इनका जन्म हुआ तो इनके मुख में दांत निकले हुए थे। ठीक, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख में दांत निकले हुए थे और रोने के स्थान पर क्या था, रोने के स्थान पर क्या हुआ था, राम राम शब्द निकला था। मतलब इनके मुख से राम राम शब्द निकला था, इसीलिए लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। ठीक, इसीलिए लोग इनको राम बोला कहने लगे। ठीक, फिर क्या है, इन्हीं बातों से आश्चर्यचकित होकर, ठीक, इन्हीं बातों से आश्चर्यचकित होकर इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। ठीक, इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। तब इनका पालन पोषण एक दासी ने किया। कौन दासी कौन थी? जो इनके गुरु थे, कौन? संत नरहरिदास की जो दासी थी उसने इनका पालन पोषण किया था। ठीक, तो क्या था, तो तब इनका पालन पोषण एक दासी ने किया और संत हरिदास ने इन्हें भक्ति एवं ज्ञान की शिक्षा प्रदान की। इन्हें भक्ति एवं ज्ञान की शिक्षा प्रदान की। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक, ठीक, दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। ठीक, रत्नावली के साथ हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए, ठीक, पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके जाने पर प्रेमातुर तुलसीदास अर्धरात्रि में अपनी ससुराल जा पहुँचे। ठीक, अपनी ससुराल जा पहुँचे। पत्नी ने इनको बहुत फटकारा और फटकार से ही इन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया, या इन्होंने वैराग्य ले लिया। अब पत्नी ने फटकार में क्या कहा था वो पंक्ति भी यहाँ आपको लिखना है। क्या कहा था उन्होंने? लिखा था, पत्नी ने कहा था कि अस्थ चर्म मम देह यह, अस्थि चर्म मम देह यह, तासो ऐसी प्रीति नेक जो होती राम से तो काहे भव भीति। ठीक, ये पत्नी ने कहा था। कहने का मतलब क्या है कि उनकी पत्नी ने कहा कि आपको हड्डी और चमड़े के शरीर से जितना लगाव है, जितना प्रेम है, यदि आपने इतना प्रेम क्या किया होता, राम से किया होता, ईश्वर से किया होता, तो आज आपका उद्धार हो गया होता, आप इस भव सागर को पार कर गए होते। तो इन्हीं फटकार की वजह से तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया। ठीक, इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद काशी के शेष सनातन, क्या था, काशी के शेष सनातन विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। ठीक, वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। और फिर तुलसीदास अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करते थे। ठीक, राम के पवित्र चरित्र का ज्ञान करते थे। इनका जीवन अयोध्या, काशी और चित्रकूट में अधिक समय तक बीता, या ऐसे लिख सकते हैं कि इनका जीवन अयोध्या, काशी और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी को हुई, या 1623 ईस्वी में हुई। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो एक दोहा लिख सकते हैं। कैसे?
संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ये इनके ग्रंथों से पता चलता है कि इनका जन्म 1623 ईस्वी में हुआ था। यही कह रहे हैं ना, संवत 1680 मतलब 1680 ईस्वी, सॉरी संवत में, संवत 1680, 57 माइनस कर देंगे तो 23 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो वो दोहा जो था, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, संवत 1680, 80 नहीं लिखना है, 80, फिर 80 गंग के तीर मतलब 80 घाट के किनारे क्या हुआ था, श्रावण शुक्ला सप्तमी मतलब श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष को सप्तमी को क्या हुआ था, तुलसी तजो शरीर, तुलसीदास जी ने क्या किया, अपने शरीर को त्याग दिया। ठीक, तो ये इनके मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है। ठीक, तो इनका जीवन परिचय हो गया। अब देखिए रचनाओं की बात करते हैं, रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो रचनाओं में क्या है, ऐसे लिखेंगे कि तुलसीदास जी का मुख्य ग्रंथ, तुलसीदास जी का मुख्य ग्रंथ रामचरित मानस है। ठीक, क्या है, रामचरित मानस है। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएं निम्न हैं। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं निम्न है, कहने का मतलब रामचरितमानस तो सबसे प्रमुख है। ठीक, रामचरितमानस क्या है, सबसे प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। क्या है, विनय पत्रिका, क्या है, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरवय रामायण, जानकी मंगल, रामलला नाछू, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक, ठीक, और हनुमान चालीसा। ठीक, ये क्या है, तुलसीदास जी की मुख्य रचनाएं हैं। ठीक, तो रचनाएं भी ये इनकी हैं। अब इसके बाद जब काव्यगत विशेषताओं में आते हैं तो सबसे पहले कला पक्ष की बात करते हैं। कला पक्ष में आपका क्या है, भाषा शैली, रस, छंद, अलंकार। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, भाषा शैली में लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा मुख्यतः अवधी है। तुलसीदास जी की भाषा मुख्यतः अवधी है, लेकिन कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज है। ठीक, ये क्या है, ब्रज भाषा में है। किंतु रामचरितमानस की भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधी है। किंतु रामचरितमानस की भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधी है। इनकी रचनाओं में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है। इनकी रचनाओं में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है। गोस्वामी जी की रचनाओं में दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया, कुंडलियाँ, हरिगीतिका, छप्पय आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में शांत, भयानक, वीर, वात्सल्य, रौद्र, करुण, अद्भुत, हास्य आदि रसों का प्रयोग किया है। ठीक, अब इसके बाद अलंकार की बात आ जाती है तो लिखेंगे इसके अतिरिक्त रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, यमक, श्लेष
आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक, जब शैली की बात आएगी तो कैसे होगा, लिखेंगे कि गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः निम्न शैलियों का प्रयोग किया है। गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः निम्न शैलियों का प्रयोग किया है। कैसे, पहला है रामचरितमानस में क्या है, प्रबंधात्मक शैली। रामचरितमानस में प्रबंधात्मक शैली। दूसरा दोहावली और कवितावली में मुक्तक शैली। विनय पत्रिका में गीत शैली। और रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल में क्या है, लोक शैली का प्रयोग किया है। ठीक, ये शैली की बात हो गई। अब इसके बाद भाव पक्ष की बात भी कर लेते हैं। ठीक, भाव पक्ष हेडिंग डालेंगे आप लोग, तो भाव पक्ष में क्या लिखेंगे, तुलसीदास जी की रचनाओं में दास्य भावना दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने राम को अपना आराध्य देव माना और राम काव्य के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श चरित्र का चित्रण करके जीवन के विस्तृत क्षेत्र की सभी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया है। ठीक, गंभीरता से विचार किया है। इसी के माध्यम से लोक मंगल की कामना भी की गई है। गोस्वामी जी का हिंदी साहित्य में वही स्थान है। ठीक, गोस्वामी जी का हिंदी साहित्य में वही स्थान है जो संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि या वेद व्यास का है। ठीक, कहा जाता है इनके बारे में, कहा जाता है कि इनका स्थान क्या है कवियों में, वो देखिए स्थान क्या है, सूर तुलसी शशि। क्या है, सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास। क्या है, सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास। अब के कवि खगोत्तम जह तह करत प्रकाश। ठीक, इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब कवियों में सूरदास जी सूर्य के समान हैं, तुलसीदास जी शशि चंद्रमा के समान हैं, और केशवदास उद्गन मतलब होता है तारा। ठीक, तो केशव जी क्या हैं, केशवदास जी तारों के समान हैं। ठीक, और अब के कवि खगोत्तम होता है जुगनू। खगोत्तम क्या होता है, जुगनू। मतलब आजकल के कवि क्या है, अब के कवि क्या है, वो जुगनू के समान हैं। जहतः करत प्रकाश, मतलब ये कभी कभार अच्छी कविताएं रच लेते हैं। ठीक, मतलब इनका जुगनू के समान तुलना की गई है। बाकी कवियों में क्या है, कवियों में तो सूरदास सूर्य के समान हैं, और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं, और केशवदास जी तारों के समान हैं। तो ये स्थान क्या है, तुलसीदास जी को प्राप्त है। ये दोहा आप वहां पर सूरदास जी का जब लिखने जाएं तो उस पर भी आप लागू कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका जीवन परिचय तुलसीदास जी का समाप्त हुआ। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक,
अगले वीडियो में हम आपको रसखान जी का जीवन परिचय बताएंगे। हाँ, और इतना इम्पोर्टेंट है ये आपका सूरदास, तुलसीदास, रसखान और केशवदास। ठीक, ये आपके इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको यही एग्जाम में आना है। बस कहने का मतलब पेपर आउट, आपका एग्जाम में यही आना है। क्या? सूर, तुलसी, बिहारी, केशव। ठीक, इसको आप लिख के ले लीजिए। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक, हम आपको अगले वीडियो में रसखान जी का जीवन परिचय कंप्लीट कराएंगे और तब तक आप लोग इसको कंप्लीट करें। ठीक, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।